ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? कल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखा था। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सारा हो गया था हमारा। एक ABBR टैग देखा था हमने, और एक कौन सा था लास्ट? एड्रेस टैग देखा था। ठीक है, और एक बाई डायरेक्शनल वीडियो टैग हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था। आज हमें जो देखना है, जैसे मैंने कल बात की थी कि हमें आज देखना है इमेजेस कैसे हमारे वेब पेज पे लोड होंगी। ठीक है, वो हमें आज देखना है इमेज टैग के बारे में। कल मैंने एक चीज़ और बताई थी, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। क्या होता है एट्रीब्यूट? ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी टैग्स के बारे में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इमेज टैग जब हम लोग यूज़ करेंगे तो इमेज टैग लोड करवाने का हमारे पास दो ऑप्शन होता है हमारे वेब पेज के ऊपर। ठीक है, एक जो ऑप्शन होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट URL। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है रिलेटिव URL। ठीक है, अब इमेज जो लोड करवाएंगे हम लोग, वो अभी तक हमने जो भी टैग यूज किए, जैसे पैराग्राफ, तो उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखते थे हम लोग, और हमारा पैराग्राफ या कंटेंट जो भी रहता था वेब पेज पे दिखाई देता था। अब इमेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा तब जाके इमेज आएगी। बराबर, इमेज को एक पाथ देना पड़ेगा जिससे वो इमेज हमारे वेब पेज पे आ सके। ठीक है, अभी तक जितने भी टैग देखे उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे? टेक्स्ट यूज कर रहे थे, कुछ ना कुछ लिख रहे थे, तो वो हमें हमारे वेब पेज पे आ रहा था। लेकिन इमेज के अंदर अभी आपको क्या करना होगा, आपके पास एक नीट क्लियर एक इमेज होनी चाहिए। चाहे आप अपने मोबाइल से फोटो शूट करो या फिर किसी फोटोग्राफर से फोटो शूट करवा के वो इमेज डाल सकते हो, या फिर आप कोई इमेज कहीं से बनवा सकते हो, जैसे कैनवा करके वेबसाइट वगैरह होती है, डिजाइनर लोग जाके वहां से बनाते हैं, या फिर कहीं से भी बनाते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ वगैरह ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर से। तो वहां जाके ये लोग इमेजेस बनाते हैं, इमेजेस फिर वेब पेज पे डालते हैं। तो इसी के लिए इसको दो तरीके से डालना है। सबसे पहला जो तरीका है एब्सोल्यूट वाला। अब एब्सोल्यूट का जो तरीका होता है वो क्या रहता है कि किसी दूसरे का इमेज या पाथ कॉपी करके हमारे वेब पेज पे लाके रख दो। ऑनलाइन वालों को वॉइस नहीं आ रहा होगा तो बताना आप लोग। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में हम किसी भी दूसरे का पाथ, ठीक है, अनदर वेब पेज का बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे वेब पेज का पाथ डायरेक्टली कॉपी कर देना और अपने वेबसाइट के ऊपर इमेज को लोड करके दिखाना। इमेज अगर आपको डालनी है तो इमेज डालने के लिए IMG नाम का टैग यूज होता है। अब ये जो टैग है इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लोज करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब कोई टेक्स्ट हम उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इमेज के अंदर हमें कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे पाथ देना है, तो पाथ देने के लिए SRC नाम का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, SRC को हम लोग कहते हैं सोर्स, जिसको पाथ भी कहा जाता है, कि एक पाथ प्रोवाइड करो इस SRC के अंदर जहां से आप लोग इमेज को लेके आने वाले हो और अपने वेब पेज पे डिफाइन करके यानी दिखाना, डिस्प्ले करके दिखाना चाहते हो, तो इमेज टैग को इस तरीके से क्लोज कर देना। बस इतना ही है। ठीक है, अब इसके अंदर और अलग अलग एट्रीब्यूट्स आएंगे, जैसे ये पहला एट्रीब्यूट है। अब इमेज जब आप लोग आपके वेब पेज पे दिखाओगे, आप चाहते हो कि आपकी ये वेबसाइट है। अब जो इमेज आपने समझ लो किसी डिजाइनर से आपके मोबाइल में पड़ी होगी, कुछ भी एक इमेज होगी, समझ लो उसकी साइज होगी 500 बाय, या पिक्सल में मैं बता देता हूँ 700 पिक्सल, कुछ ऐसी इमेज होगी, हाइट और विड्थ उसकी, यानी आपकी वेबसाइट पे वो इमेज इतनी ही आई समझ लो। अब आप चाहते हो कि वो इमेज यहाँ तक आए या तो फिर पूरे वेब पेज पे दिखाई दे, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे हाइट और विड्थ उसका एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइट नाम का एट्रीब्यूट और विड्थ नाम का एट्रीब्यूट। ठीक है, जिससे आप लोग इमेज की साइज चेंज कर सकते हो, उसकी हाइट बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, उसकी विड्थ को भी बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स है। इसके अलावा भी एक दो और एट्रीब्यूट है। जब भी आप लोग इमेज टैग यूज करोगे उसमें SRC एट्रीब्यूट जब आप यूज करते हो तो उसके साथ साथ आपको अल्ट नाम का एट्रीब्यूट हमेशा कंपलसरी यूज करना है।
ठीक है, ये क्यों करना है मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप लोगों को। इसका सोर्स फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है अल्टरनेट। ठीक है, यानी अल्ट के अंदर कुछ देना नहीं होता है। अल्ट के अंदर जैसे आप क्या कर सकते हो कि कुछ भी इमेज को जो नाम आपने दिया होगा वो नेम अल्टरनेट यहाँ पे रख सकते हो, या फिर इमेज को सीरियल नंबर दे सकते हो। जैसे आपकी वेबसाइट होगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने इमेजेस, समझ लो कोई कपड़ों की शॉप है आपकी, ठीक है, अपैरल्स की। अब अपैरल्स तो एक नहीं होते हैं, कई सारे होंगे, तो आप कई सारे इमेजेस वहाँ पे पोस्ट करने वाले हो। ठीक है, तो मल्टीपल इमेजेस रहेगी, तो मल्टीपल इमेजेस के लिए आपको अल्ट में क्या करना है, उसको कुछ सीरियल नंबर दे दो। सीरियल नंबर जैसे 50 हो गया, या नंबर उसका डाल दो 20, जो भी इमेज के नंबर्स रहेंगे, जितनी इमेजेस आपके पास रहेगी वेब पेज के ऊपर। तो अल्ट क्या काम करता है, जब इमेज वेबसाइट के ऊपर लोड नहीं होती है, या फिर उसका पाथ आपने सही नहीं दिया होगा, जब गलत दिया रहता है तो इमेज क्या करती है, वेब पेज पे शो नहीं होती है। उस टाइम पे ऐसा कुछ एक करप्टेड लोगो दिखाई देता है सिर्फ। ठीक है, तो वो लोगो जब दिखाई देगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपके वेब पेज में 50 इमेज थी 50, तो अभी कौन सा इमेज मिसिंग है वो कैसे पता करोगे आप लोग। ठीक है, पता नहीं चलता है, तो उसके लिए आपको क्या है, अल्ट का यूज जब किए रहोगे तो ये जब इमेज का ये करप्टेड लोगो आता है तो उसके साथ जो अंदर आपने नाम डाला होगा या सीरियल नंबर डाला होगा वो वहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे अगर इमेज मिसिंग थी तो सीरियल नंबर आ गया 21, तो आपको पता है कि आज सीरियल नंबर 21 का कौन सा मैंने शर्ट है या कुछ भी अपैरल का अगर है आपका, तो जो भी आपने इमेज डाली होगी आप उसका फिर से पाथ चेक करोगे और चेंज करोगे। पाथ अगर गलत होगा तो ही ये लोगो दिखता है। ठीक है, और उसी टाइम पे अल्ट काम करता है, अदरवाइज ये काम में नहीं आता है। ये इमेज टैग को रीड करता है सिर्फ, अगर पाथ सही होगा तो सीरियल नंबर आपने जो भी दिया होगा वो आपके वेब पेज पे नहीं दिखाई देगा, वो सिर्फ इमेज को लोड करके लाएगा। ठीक है, ये वेब पेज पे तभी दिखेगा जब इमेज आपके वेब पेज पे लोड नहीं हो पा रही होगी। दो सिनेरियो होते हैं उसके, या तो आपने पाथ गलत दिया होगा या तो इंटरनेट स्लो होता है। किसी का इंटरनेट बहुत स्लो होता है, तो पहले ऐसा इश्यू आता था, आज के टाइम पे तो नहीं आएगा क्योंकि अभी ऑलरेडी 4G 5G पे हम लोग काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इंटरनेट सबका फास्ट ही होता है, तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं आता है। सिर्फ पाथ गलत होगा तभी ऐसा सिनेरियो वहाँ पे आएगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ इमेज की, करके भी दिखाता हूँ। अभी इमेज जब भी आप लोग फोल्डर बनाओगे तो एक आपको फोल्डर रखना है, या फिर विदाउट फोल्डर भी इमेज यूज़ की जाती है। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं पाथ को सिलेक्ट करने के, वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट वाला यूज़ करके देखेंगे इसमें। तो मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, हमारा जो फोल्डर है VS कोड ओपन कर लेंगे इसमें। इसमें चाहे तो मैं एक फोल्डर यहाँ से बना सकता हूँ, या तो VS कोड से ही बनाता हूँ मैं, आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारा पुराना, इसी के अंदर चाहे तो आप नीचे कहीं पे भी एक इमेज लगा सकते हो। जैसे एड्रेस के नीचे में इमेज टैग यूज़ करता हूँ अभी। अब यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा हमें, IMG टैग। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट, हाँ ठीक है, SRC यूज़ करना रहेगा। अब यहाँ पे हमें सोर्स यानी पाथ देना है। अब पाथ देने के दो तरीके जैसे मैंने बताया, एब्सोल्यूट और क्या है, रिलेटिव। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका हमें देखना है एब्सोल्यूट वाला। तो मैं क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट के लिए आपको किसी भी कहीं से भी एक वेबसाइट से इमेज लेके आनी है, यानी URL लेके आना है उसका। तो कोई भी वेबसाइट आपको जैसे कुछ भी एक इमेज लगानी है, जैसे मुझे CSS की इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पे CSS इमेज। यहाँ इमेजेस के अंदर आ जाऊँगा मैं, और यहाँ पे जो भी कोई एक इमेज मुझे अच्छी लग रही होगी मैं उस इमेज को वहाँ पे लेके आ सकता हूँ। जैसे मुझे ऑक्सफोर्ड वेबसाइट कुछ है, ये इमेज अगर मुझे लगानी है, उस इमेज पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसे ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेंगे। ठीक है, आ रहा है, और यहाँ पे ये उसका URL है। ठीक है, तो ये URL डायरेक्टली आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपके SRC में यहाँ पे आपको इसे कर देना है पेस्ट और सेव। ठीक है,
और अब इसे रन करके चेक कर लो आ रहा है क्या इमेज या नहीं आ रही है। हेडिंग में आ जाते हैं और नीचे देखोगे तो आपको ये एड्रेस टैग के अंदर यहाँ पे इमेज दिखेगी। ठीक है, क्लियर है। एड्रेस टैग को हम क्या करते हैं, BR टैग लगा देते हैं जिससे इमेज नीचे जाए हमारी। क्लियर है। इसको कहा जाता है आपका एब्सोल्यूट URL। ये 100% में से सिर्फ 1% टाइम ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे का वेबसाइट का URL आपने आपकी वेबसाइट में कॉपी किया हुआ है यहाँ पे। अभी ये अगर वेबसाइट वाले को पता चला कि मेरी इमेज मेरा पाथ यूज कर रहे हो आप लोग, तो वो आपके वेबसाइट पे क्या करेगा, स्ट्राइक लाएगा, यानी कॉपीराइट का क्लेम का इश्यू डाल देगा। तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट रैंकिंग करना बंद हो जाएगी और वो क्लेम कर देगा कि ये दूसरों का कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपके खुद के इमेजेस, स्टॉक इमेजेस आपके पास होंगे तो आप खुद से आपके फोल्डर में बना के रखो, कैप्चर करके रखो, या फिर कैनवा डिज़ाइन वगैरह कुछ भी यूज़ करके बना के रख सकते हो। या फिर सिंपल क्या करना है, इमेज को डाउनलोड कर लेना है गूगल पे ही जाके, या तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट से आपको फ्री में जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं। जैसे एक वेबसाइट है पिक्साबे करके, यहाँ पे आपको ऑडियोज भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिल जाएंगे और इमेजेस भी मिल जाएंगे। ऐसे कई सारे वेबसाइट से आपको जहाँ से भी उठानी हो आप उठा सकते हो। जैसे मैं यहाँ से फोटोज़ पे क्लिक करूँगा तो फोटोज़ मिल जाएंगे, वीडियोस, म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट्स, जो भी चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएंगे वेबसाइट्स के लिए। तो जो भी इमेज अभी आपको यहाँ से अच्छी लगे, कोई भी एक इमेज आप डाल सकते हो। जैसे मुझे ये इमेज अगर लगानी है तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आता है। आपको जो भी साइज़ में डाउनलोड करना होगा वो साइज़ में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक इमेज यहाँ से डाउनलोड कर ली। डाउनलोड होके आ चुकी है। एक दो इमेज और डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं आपको फोल्डर में भी रख के दिखाऊंगा इमेजेस को कि उसका पाथ कैसे देना है। एक इमेज, अच्छा ये iStocks वालों की है तो ये पेड इमेज होगी, तो ये हम हटा देते हैं। दूसरी इमेज कहीं से देखते हैं। पेड इमेजेस भी यहाँ पे मिलती है तो वो सारी यूज़ मत करो। फ्री में आजकल चैट GPT भी बहुत सारी इमेजेस बना के दे देता है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी बना सकते हो। यहीं से फिर से एक इमेज डाउनलोड कर लेंगे। साइजेस भी आपको चेंज करनी है हाई क्वालिटी की तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अभी दो इमेजेस डाउनलोड हो गए। ये दोनों इमेजेस को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कट किया और हमारे फोल्डर में ले जाके रख देंगे इसको हम। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस मैंने रख दिए हैं। नाम अभी इसके छोटे कर दो क्योंकि ये जो नंबर्स वगैरह है ये हमें ज़रूरत नहीं है। जब आप इसके डालने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा सर्च करने में। इसके लिए मैं रीनेम भी कर देता हूँ इसको। अब इमेजेस के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स भी ध्यान में रखो। टाइप्स यानी क्या, यहाँ पे देखेंगे आपको टाइप्स। जेपीजी इमेज के फाइल का टाइप है ये। ऐसे कई सारे टाइप होते हैं, PIG वगैरह या जेपीजी, एनपीजी, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है इमेजेस के, फॉर्मेट होते हैं। तो वो फॉर्मेट याद रखना है, वही आपको वहाँ पे इमेज के अंदर पाथ में देना होता है। कैसे देना है वो अभी देखो। अब हमारे पास ये पहला जो टाइप था ये एब्सोल्यूट था, तो मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ। अब दूसरा टाइप हमें जो देखना है वो क्या है, हमारा रिलेटिव। सेम उसी तरीके से img टैग यूज करना है, src यूज करना है। अब यहाँ पे पाथ क्या दोगे, तो आपका फोल्डर जो है डायरेक्टली सिलेक्टेड ही होता है इसके अंदर, VS कोड के अंदर। अब यहाँ पे सिर्फ आपको नाम देना रहेगा। तो जैसे कि फर्स्ट इमेज का नाम था क्या, istanbul.jpg। ठीक है, फाइल का
जो टाइप है वो यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई देता है। सिर्फ आपको इतना सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। सिलेक्ट करके यहाँ सेव कर लो और रन करके देखोगे तो अभी ये आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से वो इमेज दिखाई देगी आपको यहाँ। तो ये आपका एक सही तरीका है जो इमेज आपकी वेबसाइट में आपको दिखाना है। फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट वाला यूआरएल कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो दूसरे की वेबसाइट का पूरा पाथ आ जाता है, दिखता है। अब इसमें कोई आपके इमेज के ऊपर क्लेम कर सकता है क्या? क्योंकि किसी का यूआरएल तो है ही नहीं, आपके खुद का यूआरएल पड़ा हुआ है। ठीक है, आ रहा है ध्यान में? तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ जैसे मैंने बताया आप लोगों की अल्ट नाम का एट्रीब्यूट यानी अल्टरनेट एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना है। तो इसके अंदर आप चाहे तो कुछ भी नाम डाल सकते हो, जैसे इसका नाम इस्तानबुल ही है तो मैं वही रखना चाहता हूँ तो वो भी रख सकता हूँ। इस्तानबुल पैलेस मैंने रख दिया, समझ लो, और सेव कर दिया। ठीक है, एक इमेज और लगा के दिखाता हूँ मैं, जिससे अभी आप लोगों को ये जो समझाना है मुझे कि अगर इमेज का पाथ मिसप्लेस होता है तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो एसआरसी में दूसरा जो इमेज था हमारे पास जेब्रा का था, ये मैंने लगा दिया। अभी इसके अंदर से मैं एक जेपीजी में से एक मैंने टेक्स्ट गायब कर दिया, सेव किया। अब रन करके इसे चेक करो, आ रही है क्या वो इमेज? ठीक है, यहाँ पे आपको करप्टेड लोगो एक दिख रहा होगा, तो ये सिर्फ दिखता है, छोटा सा आपको यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, अभी मेरा अगर यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, ठीक है, आ रहा है क्या? दिख रहा है, छोटा सा खाली ये दिखेगा आप लोगों को। लेकिन ऐसे हजारों इमेजेस अगर आपने वेबसाइट में लगा के रखे तो ये कैसे क्या समझोगे कि ये इमेज कौन सी मिसिंग है? इसीलिए उसके साथ कुछ ना कुछ अल्टरनेट टेक्स्ट देना जरूरी होता है, या तो नंबरिंग दो या तो उसका कुछ नाम दो, जिससे आपको पता चले कि वहाँ पे कौन सी इमेज मिसिंग है। जैसे अल्ट के अंदर मैंने डाल दिया सीरियल नंबर 2, यानी 2 नंबर वाली इमेज मिसिंग है। ठीक है, तो अब ये अगर सीरियल नंबर 2 इस तरीके से आप लिखोगे तो वहाँ पे उस लोगों के साथ में आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर 2 मिसिंग आ रहा है। तो इससे आपको इमेज की फिर आपके आप फोल्डर में जाओगे और वहाँ पे सर्च कर सकते हो कि कौन सी इमेज मिसिंग थी, उसका कुछ पाथ गलत हुआ है तो आप यहाँ पे आके फिर उसको क्या कर लोगे, सही कर लोगे, और सेव करके फिर रन करोगे तो आपको ये इमेज एज इट इज नीचे दिखाई देगी। ठीक है, अब इमेजेस हमें दिख रही है तो अल्ट के अंदर जो हमने नाम डाला था वो दिखता है क्या? नहीं दिखेगा। जब अगर आपका पाथ सही है तो अल्ट का काम सिर्फ वेब ब्राउजर को समझने के लिए है कि इन्होंने एक अल्टरनेट इसको टेक्स्ट प्रोवाइड किया हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी हाइट और विड्थ अगर मुझे कम करनी है, जैसे कि इस्तानबुल पैलेस का मुझे हाइट कम करना है तो हाइट और विड्थ में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। हाइट, अब हाइट आप लोग 2-3 तरीके से दे सकते हो। जैसे एक पिक्सल फॉर्मेट होता है जिसको हम px यूज़ करते हैं, आगे मैं बताऊंगा। CSS में इसको यूनिट्स कहा जाता है। इसमें REM भी होता है, EM भी होता है, परसेंटेज में भी दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हाइट मुझे चाहिए 300 पिक्सल और उसकी विड्थ मुझे चाहिए 450 पिक्सल या तो 500 पिक्सल कर देते हैं। और रन करें, हो गई इमेज। ठीक है, अभी इमेजेस में एक चीज़ ये भी ध्यान में रखो कि पहले इमेज नीचे जा रही थी जब साइज उसके पास यानी स्पेस नहीं था। अब जब स्पेस है तो वो दूसरे इमेज के एग्जैक्ट बाजू में आ रही है। ठीक है, सेम अगर मैं ये जेब्रा वाली इमेज का भी साइज छोटा कर दूंगा तो वो एग्जैक्ट इस इमेज के बाजू में आएगी। इसको हम इनलाइन कहते हैं। इनलाइन में अभी 2-3 लेक्चर के बाद पढ़ाऊंगा इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, वो हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर भी अगर मैं हाइट और विड्थ डाल दूँ, विड्थ कर दिया हमने 300 पिक्सल और हाइट कर दी हमने, थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है ये, वर्टिकल इमेज है तो 500 पिक्सल रखते हैं हाइट। ठीक है, तो तीनों इमेज अभी आपको एक साथ एक लाइन में दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है।
आपको एक लाइन में रखना है तो इस तरीके से हाइट विड्थ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और एक लाइन में लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज नीचे साइड बाय साइड जाना है तो हाइट और विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली जब ये पहला इमेज टैग खत्म हो रहा है तो वहाँ पे BR टैग यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि वो नेक्स्ट लाइन में जाए, क्योंकि इमेज टैग हमेशा नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट नहीं होता है। वो स्टार्ट कब करेगा नेक्स्ट लाइन में, जब उसके पास स्पेस नहीं होगा तभी नेक्स्ट लाइन पे आता है वो। ठीक है, ये आप लोगों को टैग्स ध्यान में रखने हैं, उसके एट्रीब्यूट्स इमेज टैग के ध्यान में रखने हैं। एक इसके अंदर टाइटल करके भी एट्रीब्यूट होता है। टाइटल से क्या होता है, नेम डिफाइन कर सकते हो, अगर उसके ऊपर कर्सर जाएगा तो वहाँ पे उस इमेज का नाम क्या है वो शो करेगा। जैसे अगर इसका मैं रखूँ अंदर टाइटल रख दिया और मैंने यहाँ रख दिया पैलेस ऑफ राजस्थान में डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से टाइटल का नेम रखा एक मैंने। अब इमेज पे आएंगे, कर्सर लेके जाओगे तो कर्सर के एग्जैक्ट नीचे आपको वो इमेज के साथ नेम भी शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टाइटल का यूज़ करना है आप लोगों को। क्लियर है ये चीज़? इमेज टैग ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। इमेज टैग के अंदर इतना ही है, इस तरीके से इमेजेस आपको वेब पेज पे शो करनी है। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? पाथ कैसे सिलेक्ट करना है? अब मैं एक पाथ चेंज करता हूँ, मुझे बताओ कैसे करना रहेगा। मैं एक इसके अंदर फोल्डर बनाता हूँ, एनिमल्स नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और ज़ेब्रा वाली इमेज को मैंने उठा के उस फोल्डर में डाल दिया है। ठीक है, अब इसका पाथ कैसे आएगा मुझे ये बताना। अब यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अब ज़ेब्रा वाली इमेज आप देखोगे तो मिसिंग है। ठीक है, क्यों मिसिंग हो गई? ठीक है, क्योंकि फोल्डर में हमने डाला तो पाथ चेंज हो गया उसका। अब फोल्डर में अगर है तो किस तरीके से एक्सेस करोगे? ठीक है, बराबर। तो पहले देना होता है यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश से आप जो भी फोल्डर में जाना चाहते हो, जहाँ पे वो इमेज होगी उस फोल्डर में जा सकते हो। जैसे फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद में एनिमल नाम का आपको फोल्डर दिख रहा है और बाकी जो इमेजेस पड़ी है या फाइल जो पड़ी हुई है वो दिखेंगी। फॉरवर्ड स्लैश देते ही फिर जो फोल्डर है फोल्डर को सिलेक्ट कर लो। फोल्डर सिलेक्ट होने के बाद फिर से एक फॉरवर्ड स्लैश आएगा। अगर उसके अंदर भी फोल्डर होगा तो फिर उस फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर से हमें। ठीक है, अभी फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं है, डायरेक्टली वो पाथ इमेज हमारे पास पड़ी है तो उस इमेज को सिलेक्ट कर लो, सेव कर लो। ठीक है, क्लियर है? अब रन करके चेक करोगे तो आपको वो इमेज मिलेगी। इस तरीके से किया जा सकता है। अभी इसमें भी दो तरीके हैं। आप चाहे तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 डॉट भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी लोग करते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली फॉरवर्ड स्लैश से भी ये काम होता है। तो आप डायरेक्टली फॉरवर्ड स्लैश यूज करो और फोल्डर सिलेक्ट करो, पाथ सिलेक्ट करो और आपके फोल्डर को यूज करो। क्लियर है ये चीज? इसमें कुछ डाउट? ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को यूज करना है। अभी अगर इसके अंदर मैंने कहा कि मुझे इमेज के नीचे यहाँ पे एक नेम भी चाहिए, तो आप कैसे नेम दोगे? टाइटल छोड़ के। टाइटल का नाम तो कर्सर के नीचे आता है, किसी पर्सन का ही होता है यहाँ पे। जैसे इमेज, चलो ये ज़ेब्रा ही है तो ज़ेब्रा का मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ज़ेब्रा का नाम लिखो, तो क्या यूज़ करोगे? पैराग्राफ। क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ यूज़ करोगे तो कर सकते हो, लेकिन फिर डायरेक्टली पूरा पाथ वो आपका ऑक्यूपाई कर देगा। इससे मैंने लिख दिया ज़ेब्रा। ठीक है, कहाँ आया? एकदम ही नई लाइन स्टार्ट कर रहा है ना वो। अब यहाँ पे एग्जिट चाहिए था मुझे वो नाम। इसके लिए एक इमेज टैग वालों ने कैप्शन बनाया है, उसको कहा जाता है फिग कैप्शन। ठीक है, अब वो यूज़ करना अगर है आपको तो उसके लिए हमेशा आपको उसका स्ट्रक्चर है एक यूज़ करने का। फिगर नाम का एक टैग होता है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा।
फिगर नाम के टैग के अंदर उस इमेज को पहले आपको रखना पड़ेगा, जो इमेज आप नेम के साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो इमेज यहाँ पे डाल देना है। फिर बाद में नीचे आके आपको देना है फिग कैप्शन, ठीक है। अब फिग कैप्शन के अंदर आपको जो नेम उसको देना है, इमेज को वो नेम यहाँ पे दे देना है। तो अब वो इमेज के एग्जैक्ट नीचे नेम को लेके आएगा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से नेम पास किए जाते हैं इमेजेस के साथ में, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो किसी ने कहा कि ये इमेज सेंटर में चाहिए तो क्या करोगे? तो पहले सेंटर नाम का एक टैग होता था, ठीक है। ये टैग इस तरीके से यूज किया जाता है। अब ये रेड कलर में आ रहा है, देखो क्यों आ रहा है? क्योंकि HTML5 जो वर्जन है, मैंने बताया था कि कुछ ऐसे टैग्स को HTML5 ने क्या किया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है। काम करेगा, दिखता है वो काम करते हुए, लेकिन अब उसका यूज HTML में नहीं करना है, डायरेक्टली आपको CSS में दिया गया है, उसका ऑप्शन वैसे यूज करना है। तो अभी अगर मैंने सेंटर किया तो नेम भी सेंटर हो जाएगा, प्लस आपकी इमेज भी पूरी वेब पेज के अंदर सेंटर में आएगी। सिर्फ इमेज के लिए नहीं, आप टेक्स्ट को भी चाहे तो सेंटर में कर सकते हो। जैसे कोडिंग सीखो को भी सेंटर करना है तो मैं वहाँ पे सेंटर टैग यूज कर लूँगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो इमेज टैग के अंदर इतना ही है। आगे अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टैग जो हमें देखना है, लिस्ट टैग। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो आप लोग। सेंटर टैग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ से यूज़ करना स्टार्ट करोगे उतना पूरा टैग को वो क्या करेगा, सेंटर कर देगा। अगर मैं स्टार्ट से सेंटर टैग यूज़ करूँगा ऊपर से ही, तो सारा कंटेंट क्या करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे मैंने सेंटर लिख दिया और लास्ट में ले जाके मैंने सेंटर क्लोज किया, तो सभी चीज़ों को वो क्या करेगा, सेंटर में लाके रखेगा, ठीक है। क्लियर है? कुछ डाउट सेंटर टैग का? अभी राइट में ले जाना होगा तो राइट नाम का टैग नहीं है, इसीलिए CSS वालों ने लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम ऐसे प्रॉपर्टीज निकाली है, वो हम CSS में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट आप लोगों को लिस्ट टैग बताता हूँ। लिस्ट टैग के लिए एक नई फाइल चाहे तो हम लोग बना लेते हैं, इसमें काफ़ी ये आ गया है। तो list.html नाम से एक मैं फाइल बनाता हूँ। बॉयलर टेम्पलेट कोड चाहिए अगर मुझे HTML का, तो क्या यूज़ करते हैं हम? शॉर्टकट फर्स्ट लेक्चर में बताया था। रेडीमेड कोड चाहिए मुझे HTML का, क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल नहीं है, फर्स्ट नंबर, हाँ फर्स्ट नंबर को है, लेकिन उसके साथ और एक की है, ठीक है। शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं 1 के ऊपर जो होता है, तो ये आपको दबाना है और एंटर कर देना है, तो डायरेक्टली आपको ये कोड मिल जाएगा। टाइटल हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अभी हम लोग लिस्ट टैग पढ़ रहे हैं, तो लिस्ट टैग मैंने नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं लिस्ट टैग क्या होता है वो देखते हैं पहले, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग के अंदर टोटल 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमेशा उसके 3 टाइप से सबसे पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सेकेंड टाइप है उसका अनऑर्डर्ड लिस्ट, और थर्ड टाइप है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये 3 टाइप लिस्ट टैग के अंदर होते हैं। ये तीनों टाइप्स आप लोगों को पढ़ने हैं और ध्यान में रखना है। अब ये लिस्ट का काम क्या होता है, अलग अलग तरीके से आप लोग लिस्ट अपने वेब पेज पे डिफाइन करते हो। जैसे अगर आपके घर के एग्जाम्पल तो घर में अगर आप लोगों को कुछ घर से आपके मम्मी पापा ने बोला कि बाहर जाओ ये सामान लेके आना है, तो एक आपको पेपर पे लिस्ट बना के देंगे, ठीक है। अगर घर का किराना ही लाना है आपको, तो एक चीज़ तो लानी नहीं होती हमें किराने की, 10-15 चीज़ें लानी होगी, तो आप लोग क्या करोगे, एक ब्लैंक पेपर लोगे, ब्लैंक पेपर पे वो सारे नाम लिस्ट आउट कर लोगे। तो लिस्ट आउट जब आप लोग करते हो तो या तो नंबर फॉर्मेट देते हो, ठीक है, या फिर स्टार्स ऐसा कुछ लगाते हो, ठीक है, या डॉट्स वगैरह कुछ ऐसे
लगाते जाते हैं और हम लोग वो लिस्ट बनाते हैं। तो बिल यहाँ पे भी जब आपको ये लिस्ट इस तरीके की कुछ बनानी है तो उसके लिए इसका फॉर्मेट लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर टाइप, एक अनऑर्डर टाइप, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट नाम का टैग यूज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी क्या कि नंबर्स फॉर्मेट में दिखाना। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट ये जो होता है नंबरिंग का काम है, नंबर्स या फिर अल्फाबेट। अब इसमें भी टोटल 5 टाइप है लिस्ट के। ठीक है, पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं नंबर्स। सेकेंड जो टाइप है उसमें कहा जाता है, उसको हम लोग कहेंगे अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में भी पहले आता है आपका कैपिटल। ठीक है, थर्ड आएगा आपका अल्फाबेट ही रहेगा लेकिन वो रहेगा स्मॉल केस। ठीक है, फोर्थ इसमें आता है टाइप आपका नंबर्स के अंदर, वो है रोमन नंबर्स, तो उसको हम रोमन कहेंगे। रोमन में भी 2 टाइप होते हैं, रोमन कैपिटल और रोमन स्मॉल। तो रोमन के अंदर यहाँ पे भी आप लोग जैसे फर्स्ट अगर लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं, फिफ्थ भी आपका रोमन ही रहेगा, इस तरीके से आई सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबरिंग की जाती है नंबर्स यानी ऑर्डर्स की। ऑर्डर लिस्ट अगर आपको कहा गया तो ऑर्डर लिस्ट में 5 टाइप है, ये उसके 5 टाइप्स हैं। अब बाय डिफॉल्ट जब ऑर्डर लिस्ट आप लोग बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या पहले से सिलेक्ट करके आएगा, नंबर्स। ठीक है, यानी 1 2 3 फॉर्मेट यूज करता है वो। अब जब फॉर्मेट चेंज करना होगा, अगर आपको कहा गया कि अल्फाबेट चाहिए मुझे, तो वहां पे टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, वो हम यूज करेंगे। मैं अभी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ए देना रहेगा तो वो अल्फाबेट यूज करेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स के टाइप है। अब अनऑर्डर्स के भी कुछ टाइप होंगे। तो अनऑर्डर्स के जो टाइप होते हैं टोटल 3 टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है डिस्क। डिस्क यानी आपको कुछ इस तरीके से डॉट्स दिखाई देंगे। सेकेंड टाइप है स्क्वायर। स्क्वायर यानी एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स आपको बना के वहां पे दिखाई देगा। थर्ड जो टाइप है इसके अंदर जिसको कहा जाता है सर्कल, यानी ऐसा एक सर्कल दिखाई देगा। एक टाइप और है इसमें, टोटल 4 टाइप होता है, जिसको हम कहते हैं नन। नन यानी कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिस्ट बनाते होगे, सिर्फ पेपर पे नाम 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 लिख के चले जाते हो। ठीक है, तो इसके लिए वहां पे एक नन नाम का भी टैग यूज किया जाता है, यानी टाइप यूज किया जाता है उसका। तो ये उसके अनऑर्डर्ड के 4 टाइप है। लास्ट जो है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग ऐसा कुछ लिस्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। तो पैराग्राफ जब लिखा जाता है, जैसे ये आपका एक पेज है, पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML। जब भी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा एक कंसेप्ट जब लिखा होता है तो पैराग्राफ स्टार्ट एल के एग्जिट नीचे वाली लाइन में वहां से स्टार्ट होता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यानी यहाँ से फिर आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से इस तरीके से पूरा यूज होता है। यानी HTML वाली जो फर्स्ट ये जो टाइटल वाली लाइन होगी वहां पे कुछ नहीं लिखा जाता। सेकेंड लाइन में आएंगे, जहां तक HTML लिखा होगा या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पूरा लिखा होगा, तो जहां पे मार्कअप लैंग्वेज का एस खत्म होता है उसके नीचे से ही वो पूरा आपका पैराग्राफ लिखना स्टार्ट होगा। तो उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहा जाता है। यानी डिस्क्राइब करो, कोई एक टर्म दी गई है, उस टर्म को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो जैसे अभी मुझे बॉडी टैग में आ जाएंगे, यहाँ पे आप चाहे तो कमेंट पास कर लो कि पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें देखनी है। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा UL टैग, उसका शॉर्ट फॉर्म अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर लिस्ट जब भी आपको बनानी है तो हमेशा आपको LI यूज करना है। ठीक है, LI का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। ठीक है, तो जब भी
अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड यूज करोगे टाइप, तो उसके अंदर हमेशा li कॉमन रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपको लिस्ट बनानी रहेगी आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल देता हूँ, एक h2 टैग लेता हूँ और बोलता हूँ कि फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज बताओ, ठीक है। मैंने h2 में बताया कि फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज डिफाइन करो, तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। अब उसके अंदर लिस्ट के अंदर जैसे कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फ्रंट एंड, HTML, फिर आएगा आपका CSS, फिर आएगा जावास्क्रिप्ट, फिर क्या आएगा आपका एक बूटस्ट्रैप रह गया, और एक लास्ट जो है हमारा कोई एक फ्रेमवर्क, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया। ये आपके फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है। हम जो देखने वाले हैं वो है रिएक्ट JS, ठीक है। तो ये आपकी फ्रंट एंड के टेक्नोलॉजीज यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दी। अब इसे रन करके चेक करो। अब रन करने के लिए मैंने नया पेज ओपन किया है, तो मुझे नए पेज को रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पोर्ट को हम लोग डिसकंटिन्यू करेंगे और गो लाइव करेंगे। आ रहा है यहाँ पे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, क्योंकि H2 में डाला है, और ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखाई देगा। अब बाय डिफॉल्ट जैसे नंबर्स का मैंने बताया कि 1 2 3 यूज करता है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट डिस्क यूज करता है, जो पहला टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ठीक है। उसको हम लोग डिस्क कहते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से डिस्क के फॉर्मेट में दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका टाइप अगर चेंज करना होगा तो कैसे करोगे? तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे बताना है आपको टाइप। यूएल के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करना है जिसका नाम है टाइप, ठीक है। अब टाइप के अंदर आप बताओगे, जैसे डिस्क तो बाय डिफॉल्ट पहले से ही यूज किया हुआ है, तो आप डिस्क लगाओ नहीं लगाओ तो भी चलता है। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर। दूसरे भी लगा के हम लोग साथ में ही सब चेक कर लेंगे। कौन सा बचा है अभी? सर्कल, और लास्ट जो है क्या है वो, नन। तो नन भी यूज कर लो। नन कहाँ पे यूज होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये सब यूज कहाँ आएंगे वो भी देखेंगे हम लोग। बाय डिफॉल्ट ऐसे लिस्ट आउट करने के लिए भी यूज किया जाता है, और भी कई जगह पे यूज होते हैं इन सब का। तो यहाँ पे अभी हमने बाय डिफॉल्ट डिस्क टाइप नहीं लगाया, आप लगाओगे तो भी सेम दिखेगा, नहीं लगाओगे तो भी सेम दिखने वाला है। और ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका सर्कल हो गया, और ये आपका नन, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइप्स आपको अनऑर्डर्ड के यूज करने हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। तो मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ फिर से, ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या यूज करेंगे इसके लिए? हाँ, OL टैग आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकएंड की टेक्नोलॉजीज बोलता हूँ कि बताओ। OL टैग यूज करेंगे। OL के अंदर क्या आएगा? अल्फा, हाँ नंबर्स, लेकिन वो टाइप हुआ ना, वो टाइप हुआ। यहाँ पे लिस्ट अगर मुझे दिखानी है तो क्या यूज करेंगे हम? LI टैग यूज करेंगे, ठीक है। ये हमेशा कॉमन रहता है। यूएल में भी आप देखोगे तो लिस्ट आउट करने के लिए आपको LI टैग ही यूज करना है, और OL के अंदर भी आपको LI का ही यूज करना है। तो अब बैकएंड के टेक्नोलॉजीज बता सकते हो आप लोग, जैसे कौन सी है? सी, ठीक है, आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, समझ लो। फिर आप लोग बता सकते हो कि आप लोग जावा पढ़े, ठीक है, जावा रहेगा आपका। पाइथन आपका बैकएंड में आता है, PHP वगैरह ये सारी चीज़ें बैकएंड में आती है। अब इनके फ्रेमवर्क बता सकते हो, ठीक है। आप लोगों को जैसे अभी मैं PHP ले लेता हूँ, फ्रेमवर्क में आप लोगों को नेस्टेड लिस्ट में करा के दिखाऊंगा। एक टाइप होता है नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, वो हम करके देखेंगे आगे। या तो यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा सकते हो। जावा का फ्रेमवर्क क्या है? स्प्रिंग बूट। और पाइथन का
डीजेंगो है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, और डेटाबेस के लिए यूज़ करना है तो आप डेटाबेस में आप बता सकते हो कि पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ये सारी चीज़ें बैकएंड में काम करती है। तो मैंने बता दिया एसक्यूएल। अब इसे रन करके चेक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा नंबर्स फॉर्मेट में आपका लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? अब टाइप आपको लगाने हैं तो टाइप लगा लो। फिर से ऑयल टैग, ऑयल के अंदर एलआई टैग। मैं बोलता हूँ कि एक आप लोग सिर्फ जावा फुल स्टैक का या फिर जावा बैकएंड का यहाँ पे डिस्क्राइब करो। तो मैंने बता दिया यहाँ पे जावा, कॉपी पेस्ट करते चलो। स्प्रिंग बूट, एक होता है हाइबरनेट, इसके अंदर डेटाबेस के लिए यूज़ होता है, तो वो भी बता सकते हो आप लोग, ठीक है। सेव कर दो। अब इसका टाइप बता दो, क्या टाइप आएगा इसका। नंबर्स हमने पहला लगा लिया है, ठीक है। तो अब अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में 2 है तो मैंने फर्स्ट कैपिटल वाला यूज़ कर लिया। अब दूसरा भी यहाँ पे लगा लो। तो फिर से मैं ऑयल टैग यूज़ करता हूँ, ऑयल के अंदर फिर से एलआई। अब मैं पाइथन की सेपरेटली यहाँ पे बता देता हूँ। डीजेंगो, और डेटाबेस के लिए यूज़ करोगे आप लोग पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है। टाइप यहाँ पे हम लोग डाल देंगे स्मॉल लेटर्स, ठीक है। और नीचे और आ जाओ, फिर से और 2 टाइप बचे हैं हमारे पास। मनस्टेक पता है किसी को? हाँ, मनस्टेक में सिर्फ फ्रेमवर्क आते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है रिएक्ट, ये भी सीखा जा सकता है सिर्फ। बैक एंड में एक्सप्रेस जेएस कहा जाता है, नोड जेएस कहा जाता है, ये भी बैक एंड के लिए यूज़ होता है। और डेटाबेस के लिए यूज़ होता है मोंगोडीबी, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी टाइप बता दो आप लोग। तो रोमन्स का टाइप देना है, सिंगल वाला मैंने यहाँ पे दे दिया। फिर से एक ऑयल टैग, एलआई टैग। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आप कुछ भी पोजीशन डिफाइन कर सकते हो, आपको अगर करना है तो। क्या क्या रह गया उसमें, फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर होता है, ये बता दो। इसमें कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें आप लोग बता सकते हो आपके वेब पेज पे जब भी आप डिज़ाइन करोगे। डेटाबेस वाले होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाले होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था टेस्टिंग वाले हैं, ऐसे कई सारी पोजीशंस होती है। मैनेजर हो गया, टीएल हो गया, तो वो डिफाइन करके दिखा सकते हो। अब यहाँ पे भी टाइप बता दो आप लोग। स्मॉल आई आता है, ठीक है। सेव करके रन करके चेक कर लो, आ रहा है सारा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉपरली आपको दिखेगा। पहले नंबर्स फॉर्मेट, फिर आपका अल्फ़ाबेट, और फिर बाद में रोमन्स, ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि नेस्टेड लूप यानी नेस्टेड लिस्ट होता है एक। अब नेस्टेड लिस्ट का काम क्या होता है कि और चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन करो। जैसे अगर मैंने कहा कि जावा के अंदर मुझे जावा के कुछ टाइप्स बता दो, जावा में आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उसका कुछ टाइप बताओ, यानी क्या क्या पढ़े हो आप लोग वो बताओ। तो ये जावा के अंदर आएंगे हम लोग, यहाँ पे लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। इसके अंदर मैं आता हूँ फिर से ओएल, या तो यूएल भी यूज़ कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। ज़रूरी नहीं है कि ऑयल के अंदर आपको ओएल ही यूज़ करना है, ऑर्डर्ड के अंदर मैं चाहूँ तो अनऑर्डर्ड भी लिस्ट यूज़ कर सकता हूँ। एलआई लगाया। कौन से कंसेप्ट पढ़े आपने जावा में? जावा अभी हुआ ना आप लोगों का, सब भूल गए। उप्स पढ़ा होगा आपने, क्या था उप्स में? थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, इनहेरिटेंस, सारे डाल सकते हो ना, पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, इंटरफेस, जो भी है यहाँ पे आप लोग डाल दो कंसेप्ट में। इनकैप्सुलेशन,
जो भी आपने पढ़ा है वो सारी कंसेप्ट डाल दो थोड़ी थोड़ी उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से सेव करो, रन करके चेक कर लो। आ रहा है जावा के अंदर। इसको हम कहते हैं नेस्टिंग। अब इसके अंदर भी और नेस्टिंग की जा सकती है, जैसे उप्स के अंदर कुछ और डिफाइन करना, इनकैप्सुलेशन के अंदर और कुछ डिफाइन करना, तो ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे भी अगर आप चाहे तो और एक यूएल टैग यूज़ करके और एक लिस्ट बना सकते हो, कुछ भी जो भी आपको बनाना रहे। जैसे मैंने लिख दिया प्रोग्राम, सेव किया, रन किया, रन करके चेक कर लो। आ रहा है। इंटरफेस के अंदर भी मैंने एक नेस्टिंग कर दी। अब ये काम कहाँ आता है ये सोचो। अब इसका काम मोस्ट ऑफ टाइम आप ऐसे लिस्ट दिखाने के लिए भी कर सकते हो, या फिर जब नेव बार बनाते हो आप लोग, ठीक है, नेविगेशन बार जब आप बनाओगे तो नेविगेशन बार के अंदर भी इसका यूज़ होता है। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी है ना आप लोगों की, हाँ, चलो मैं दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है ये, इसमें कैसे यूज़ किया है ये देखो। अभी ये वेबसाइट है, अभी देखो यहाँ पे ये आपका नेविगेशन बार है। अब ये जो दिख रहा है, जैसे एकेडमिक्स में आओगे तो डिपार्टमेंट, स्कूल, ये किससे बनाया गया है? लिस्ट टैग के मदद से ही बनाया गया है, आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट वगैरह यूज़ करके। अब इसके अंदर जब नेस्टिंग करनी होती है, अभी आपने एक सिर्फ यूएल और अपना उसके अंदर एल आई लगा के डिपार्टमेंट, स्कूल वगैरह ये सारी चीज़ें लिख दी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अभी अगर आप आओगे तो ये जो लिखा हुआ है ये किससे आया? नेस्टिंग से आया, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट के अंदर आप फिर से गए, वहाँ पे फिर से एक यूएल टैग यूज़ किया, उसके अंदर लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के फिर ये सारी चीज़ें दिखाई। जैसे अदर एकेडमीज में भी सेम प्रोसेस, इसके अंदर भी और लिस्टिंग आती है। जैसे कहीं कहीं देखोगे आप लोग, जैसे एकेडमिक्स में मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं है, कहीं कहीं दिखेंगी जिसके अंदर और भी आपको नेस्टेड तरीका दिखाई देगा, यानी नेस्टेड के अंदर और नेस्टिंग करना, ठीक है। तो ये इसी जगह पे इस तरीके से काम में आती है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। लिस्ट का काम इसी तरीके से होता है। क्लियर है ये चीज़? अगर किसी ने कहा प्रोग्राम के अंदर भी नेस्टिंग करो तो कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे फिर से आपको आना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे आपको एल आई या ओ एल जो भी यूज़ करना है यूज़ करो और फिर से लगाओ इसके अंदर प्रोग्राम। जैसे बता दिया कि चलो पॉलीड्रोम, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह क्या का, फिबोनाची का प्रोग्राम किया होगा आपने, वो डाल दिया। ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स के लिस्ट आउट यहाँ पे कर दो। कौन से प्रोग्राम किए हैं? OD1 किया होगा, और हाँ करते हो कि नहीं प्रैक्टिस? प्राइम नंबर, और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, और क्या क्या है? एमस्ट्रॉन्ग नंबर, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यूज़ किया था, बनाया था ना, वो भी डाल सकते हो। जैसे जो भी आप लोगों ने किए हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट आउट करके दिखा दो। रन करो, देखो प्रोग्राम के अंदर भी नेस्टिंग बन गई। अब मैं OL के अंदर UL, UL के अंदर OL, कुछ भी यूज़ करो, आपके ऊपर है। अब मैंने ये UL टैग के अंदर OL टैग को यूज़ किया, नंबरिंग फॉर्मेट, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करना है और आपको ये बनाना है। लास्ट टैग अभी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट जो हमारा बचा है क्या है वो? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसे कि मैंने बताया, पहले कोई टर्म बतानी है और टर्म को डिफाइन करना है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आपको यूज़ करना है DL टैग। DL के अंदर सबसे पहले जो बताना है, आपको एक टर्म बतानी है, तो DT नाम का एक टैग यूज़ होता है जिसके अंदर बता दो, जैसे मैंने बता दिया CSS, और DD करके दूसरा आपका तीसरा टैग इसमें यूज़ होता है जिसके अंदर आपको ये टर्म को डिस्क्राइब करना है। तो मैंने डमी पैराग्राफ अभी मैं एक डाल देता हूँ, लोरेम 50 करके, तो ये मैंने डाल दिया। अब इसे रन करके चेक कर लो, आया? जिसे मैंने बताया था CSS, यानी वो पूरी एक लाइन वो छोड़ता रहेगा, CSS जहाँ तक दिखेगा, और इसके नीचे जितना भी पैराग्राफ आएगा वो ये L के नीचे से ही दिखेगा आप लोगों को। है क्लियर? और चाहे तो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ इसमें, लोरेम और ऐड हम कर देते हैं।
सेव कर दो और रन कर लो। ये देखो इस तरीके से ये काम करता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी डिस्क्राइब द टर्म, यानी पहले dt यानी CSS, ये आपकी एक टर्म हो गई। अब वो टर्म को डिस्क्राइब करो, dd यानी डिस्क्राइब करना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने HTML नाम दिया तो HTML के लिए भी बन जाएगा, जावास्क्रिप्ट के लिए बनाओगे तो जावास्क्रिप्ट के लिए बन जाएगा। तो जैसे पहले फिर से मैं यहाँ पे DL टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ करूँगा, फिर आएगा आपका डिस्क्राइब टर्म, टर्म के अंदर जैसे मैंने डाल दिया HTML। अब इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो डिस्क्राइब करने के लिए dd टैग, ठीक है। लोरेम 500 मैंने डमी पैराग्राफ डाल दिया, यूज़ किया, रन करके इसे चेक कर लो, आ रहा है। एल जहाँ पे आपका ख़त्म होता है वहीं से आपका ये पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेगा और वहाँ पे ख़त्म कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना प्रैक्टिस करो आप लोग, बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। ऐसे पेजेस बनाओ, अभी आप लोग धीरे धीरे एक एक पेजेस बनाना स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ उस पर करते चलो, यानी वेबसाइट भी आपकी साइड बाय साइड बनती रहेगी। एकदम ही लास्ट में हम लोग बूटस्ट्रैप जब यूज़ करेंगे तो एकदम फास्ट काम होगा, उससे फटाफट बन जाता है। इमेजेस वगैरह लोड करो, इमेजेस के नीचे फिर चाहे तो ऐसा कुछ लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के नीचे कुछ पैराग्राफ डालो, डिस्क्रिप्शन की मदद से डालो, या तो फिर डायरेक्ट पैराग्राफ टैग की मदद से डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है? हर्षल, आर्यन, वैष्णवी, कुछ डाउट होगा तो पूछो, बाकी फिर हम कल देखेंगे। अभी वेब पेज कुछ ना कुछ बनाते चलो, यानी आप लोगों को साथ में प्रैक्टिस भी होती रहेगी।